हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की हमारी टॉपिक है विश्व की मुख्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत वन पारिस्थितिक तंत्र। यह जो वन पारिस्थितिक तंत्र है वह पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ही आता है। तो हम सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन में जो जो बहुत बड़ा टेबल है वो पारिस्थितिक तंत्र उसके प्रकार का है। यह जो पारिस्थितिक तंत्र है वह होती क्या है। देखिए, कोई भी जीव कभी भी अकेले नहीं रहता है, बल्कि वह जैविक समुदाय के रूप में रहता है। और समुदाय के जीव अपने वातावरण या पर्यावरण के अलग अलग जैविक तथा अजैविक घटकों से क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यानी जैविक समुदाय और वातावरण के अलग अलग घटकों के बीच जटिल क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के कारण ही वातावरण की संरचना हमेशा बदलती रहती है। इसी कारण वातावरण गतिशील रहते हैं। इस प्रकार जो है रचना एवं कार्य की दृष्टि से अलग अलग जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। यह जो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले टेंसले नामक विद्वान ने किया था। उनके अनुसार वातावरण एवं उसमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अब हम पारिस्थितिक तंत्र के आकार को समझते हैं कि इसका जो आकार है कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, यह जो पारिस्थितिक तंत्र है वो एक तालाब से लेकर के महासागर या संपूर्ण वन क्षेत्र के रूप में बड़ा हो सकता है। और पृथ्वी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। उत्पत्ति के आधार पर जो है पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वह प्रकृति में अपने आप इनका विकास होता है और इनका नियंत्रण भी प्राकृतिक रूप से होता है और मानव का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है। उसी प्रकार जो कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है इसका निर्माण मनुष्य जो है अपने स्वार्थ या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण करता है। इसके अंतर्गत जो है कृषि पारिस्थितिक तंत्र, चारागाह, उद्यान, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की ओर। इसे जो है आवास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और जलीय को जो है लवणता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अलवणीय और लवणीय पारिस्थितिक तंत्र। चलिए आगे चलते हैं हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की ओर। यह जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है इसमें जो है पौधे प्रधान होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या और विस्तार जीव जंतु की तुलना में बहुत अधिक होती है। वनों को जलवायु प्रभावित करती है, जिसके कारण इनका वितरण अलग अलग भागों में अलग अलग पाया जाता है। एक जलवायु कटिबंध में विशेष प्रकार की वनस्पतियां और प्राणियां पाए जाते हैं, जिन्हें ही जैव मंडल कहा जा सकता है। इन जैव मंडल में अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र कार्य करते हैं। इसे जो है निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वन पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा मर्सली पारिस्थितिक तंत्र और टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र। हम यहाँ जो है वन पारिस्थितिक तंत्र उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, यह जो वन पारिस्थितिक तंत्र, देखिए वन जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही करता आ रहा है। वन जो है प्रकृति की अमूल्य संपदा है। इसके महत्व को देखते हुए वनों को जो है हरा सोना भी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। प्राचीन समय में वनों का जो फैलाव है बहुत बड़े क्षेत्र में था, परंतु वर्तमान समय में कृषि कार्य, पशुचारण और नगरीकरण के फैलाव से वनों का जो विस्तार है वह जो है धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि मनुष्य जो है अंधाधुंध तरीके से जो है वनों का कटाई करना प्रारंभ कर दिया।
अगर इसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 19.47% भाग में वनों का विस्तार पाया जाता है, जबकि विद्वानों का मानना है कि पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए 33% भूभागों पर वनों का फैलाव होना चाहिए। ठीक है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के किसी भी भाग में हो वनस्पति जो है जरूर पाई जाती है, चाहे वह वन के रूप में हो या घास या फिर झाड़ी के रूप में क्यों ना हो। जलवायु और मिट्टी के अंतर संबंध से ही वनस्पति जो है उगते हैं। इसको प्रभावित करने वाले तत्वों में जो है तापमान, आर्द्रता, मृदा, प्रकाश, ये जो है बहुत ही प्रमुख होते हैं। ये जो कारक हैं जिन भागों में सुलभता से पाए जाते हैं वहाँ पे वनों का विकास बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है, और जिन भागों में इनकी सुलभता कम होती है वहाँ पे वनों का विकास जो है कम हो पाता है। अब आगे चलते हैं हम वन पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की ओर। ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं वन पारिस्थितिक तंत्र के इनके प्रकार हैं। इसको जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पारिस्थितिक तंत्र। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरी वन और टैंगा वन पारिस्थितिक तंत्र। हम यहाँ केवल जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर जो है बाकी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जा सकता है। तो आप इसके ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और समझेंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन के लिए जो है इसे कुछ छोटे छोटे बिंदुओं में बांट दिया गया, जैसे कि स्थिति एवं विस्तार, जलवायु, वनस्पति, प्राणी जीवन, इस प्रकार से। तो चलिए हम पहले लेते हैं स्थिति एवं विस्तार। इसे जो है आयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। इनका विस्तार जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 10 अंश अक्षांश के बीच होता है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। जहाँ जहाँ यह गुजरती है उन भागों में इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र देख सकते हैं। आप जो है स्क्रीन में देख रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं उन भागों में पाई जाती है। इस प्रकार के जो वन पारिस्थितिक तंत्र जो है अफ्रीका महाद्वीप के कांगो घाटी, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन घाटी, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में जैसे कि सुमात्रा, बोर्नियो, पापुआ में जो है पाए जाते हैं। अब चलते हैं इसकी जलवायु। यहाँ की जो जलवायु है वह उष्ण आर्द्र जलवायु है। यहाँ की औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ जो है पानी अधिक प्राप्त होता है। यहाँ जो वर्षा होती है अधिकांशतः संवहनिक वर्षा होती है। यहाँ का जो औसत वार्षिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यहाँ आपके स्क्रीन में 20 है, उसको जो है 30 कर लेंगे आप जो है। अब आगे चलते हैं इसके तापांतर। यहाँ का जो दैनिक तापांतर है वह 3 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ हर दिन वर्षा होती है और साल भर यहाँ के वायुमंडल में जो आर्द्रता है 80% से अधिक पाई जाती है। यहाँ हर दिन 3 से 4 बजे के बीच जो है वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उसके लिए अनुकूल दशा होती है, जिसके कारण से वन जो है सदा हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि एक ही वृक्ष पर एक डाल में पत्तियाँ झड़ रही हैं तथा उसी समय उसी वृक्ष के दूसरे डाल में पत्तियाँ निकलती रहती हैं। यहाँ वन बहुत ही सघन पाए जाते हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरातल पर बहुत ही कम पहुँच पाती हैं। साथ ही वनों में सूर्य की जो किरण है उसको प्राप्त करने की होड़ बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ बहुत ही ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी जो ऊंचाई है 30 से 50 मीटर तक पाई जाती है। इन्हीं से ही वन वितान या फॉरेस्ट कैनोपी का निर्माण होता है।
यहाँ का जो वन वितान है इतना सघन होता है कि दिन में धरती पर अंधेरा छा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वन प्रजातियां इसी बायोम में पाई जाती हैं। यहाँ संपूर्ण वनस्पतियों में 70% भाग वनों का होता है तथा दूसरे स्थान पे लताएं होती हैं। ये जो लताएं नीचे से पेड़ों के सहारे शिखर तक चली जाती हैं और पुनः नीचे उतर जाती हैं। इस प्रक्रिया में लताएं बहुत ही अधिक अवरोध बना लेती हैं, जिसके कारण जो जंगल में इतना ज़्यादा सघनता हो जाता है कि चलना फिरना भी कठिन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पति में बांस, रोजवुड, रबर, केला, ब्राज़ील वुड, बेत, मैनियॉक, महोगनी इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस जो बायोम है उसकी एक और विशेषता यह भी है कि यहाँ पे परपोषित पौधों में परजीवी और मृतजीवी दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। उनमें से कुछ जो है मांसाहारी भी होते हैं। अब अगला चलते हैं हम प्राणी जीवन की ओर। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि वनों में सघनता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भारी शरीर वाले जानवरों का विचरण जो है बहुत ही कठिन होता है। इस कारण यहाँ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि पेड़ों पर निवास करते हैं, जो जमीन पर आए बिना पेड़ों में जो है अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि यहाँ बंदर है, गिलहरी है, अनेक प्रकार के जो पक्षियाँ हैं, गोरिल्ला है और कीट पतंग हैं, जो यहाँ वृक्षों में, पेड़ पौधों में उगने वाले जो फलें हैं, पत्तियाँ हैं, फूल, उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे सांप, गिरगिट, छिपकली भी पाए जाते हैं और कुछ जो है पेड़ों में चढ़ने वाले जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों में जो सांप होती है वो जो है पक्षियों के अंडों और छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं जैसे गिलहरी है, उन कीड़े मकोड़े हैं, उनको जो है खा जाते हैं। उसी प्रकार गिरगिट है, छिपकली है, जो है वो भी जो है छोटे कीट जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ धरातल जो है नम होती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े यहाँ रेंगते रहते हैं। इसी प्रकार जो है धरातल के भागों में थोड़े बड़े जीव जैसे कि जो है हाथी है, जंगली सुअर है, चीता, हिरण, दरियाई घोड़ा आदि जो है प्राणी यहाँ पे रहते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। उसमें से जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं वे शाकाहारी जीव जैसे कि हिरण हैं और छोटे मोटे जो जीव होते हैं, जंगली सुअर हैं, उनको जो है अपना शिकार बना लेते हैं। अब चलते हैं इस पारिस्थितिक तंत्र के घटक की ओर। आप स्क्रीन में पारिस्थितिक तंत्र के घटक का टेबल देख रहे हैं। ये घटक हैं और उनके प्रकार हैं। तो चलते हैं हम यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के घटक की ओर। इस पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में पाए जाने वाले सभी घटकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अजैविक घटक और जैविक घटक। यह जो अजैविक घटक है यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र में वायुमंडल तथा मिट्टी में पाए जाने वाले कारक जैसे कि खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तथा वर्षा, ताप, प्रकाश, वायु इत्यादि ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये जो अजैविक घटक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का होना बहुत जरूरी होता है। जो ऊर्जा है वह सूर्य से प्राप्त होती है और रासायनिक पदार्थ पृथ्वी से प्राप्त होते हैं और दोनों मिलकर पारिस्थितिक तंत्र के लिए भोजन बनाते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा मिलती है। इस पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जो अजीवी घटक हैं उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा है जलवायविक कारक। यह जो कार्बनिक पदार्थ हैं इस
पारिस्थितिक तंत्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु तथा वनस्पतियों की मृत्यु होने के बाद उनके शरीर में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि पाए जाते हैं, ये सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। अगला है अकार्बनिक पदार्थ। ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनके अंतर्गत जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, लोहा, ये सब पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह जो है वायुमंडल में आ जाते हैं और जीव जंतु इसको जो है प्राणवायु के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह वनस्पतियों के लिए भोजन के रूप में इसको जो है ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, लोहा, इन सब का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। ये पदार्थ जो है पारिस्थितिक तंत्र से कभी भी खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इनका नियमित चक्र चलता रहता है। अगला है जलवायविक कारक। इसमें जो है तापमान, वर्षा, पवन, सूर्य प्रकाश आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र में ये जो कारक हैं बहुत ही सुलभता से प्राप्त होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है बाकी अन्य जो है पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम जैविक घटक की ओर। देखिए, इस पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आते हैं। ये सभी जीव आपस में किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन जीवों में परस्पर संबंधों का मुख्य आधार भोजन होता है, इसलिए इन जीवों को भोजन प्राप्त करने के प्रकार के अनुसार जो है निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपोषी, दूसरा परपोषी और तीसरा अपघटक। आइए चलते हैं पहला स्वपोषी या उत्पादक। ठीक है, इस पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जैसे वृक्ष, लताएं, झाड़ियाँ, वो इसके अंतर्गत आती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन जो है बनाते हैं। इसी कारण से इसे स्वपोषी या उत्पादक भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में जो है रोजवुड, बांस, केला, महोगनी, आबनूस, सिनकोना, ये सब जो है आते हैं। अगला है परपोषित या उपभोक्ता। देखिए, इस पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो जीव होते हैं, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी जीव हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो जीव होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करने के लिए स्वपोषी या उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। इसे जो है निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो वृक्ष, लताएं, पौधे पर जो निर्भर रहने वाले शाकाहारी जंतु जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बंदर, नीलगाय, हाथी, हिरण, खरगोश, बीज खाने वाले कीट पतंग आदि जो है भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। अगला है द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें कई प्रकार के मांसाहारी जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि छिपकली, मेढक, सांप, पक्षी, लोमड़ी, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये भोजन के रूप में जो है प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। यानी जो सांप होते हैं वे जो है छोटे जो जीव होते हैं उनको खा जाते हैं। उसी प्रकार मेढक जो है कीट पतंग है उन्हें खा जाते हैं, और लोमड़ी जो है हिरण है और छोटे जीव हैं, जंगली सूअर है, उन्हें जो है खा जाते हैं। इसी प्रकार जो है अगला है
तृतीयक उपभोक्ता। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र में कुछ ऐसे भी जीव जंतु पाए जाते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसके कारण इन्हें उच्च मांसाहारी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बाज, गिद्ध, शेर आते हैं। ये जो है, इन्हें जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला है अपघटक। इसमें जो है अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु जो है इस पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके फिर से जो है उनको मिट्टी और वायुमंडल में पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये अपघटक का कार्य होता है। अब आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र के जो अलग अलग घटक हैं उनमें आपसी संबंध को बताया गया है। ये जो जितने भी घटक होते हैं आपस में संबंधित होती हैं। देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश को जो है हरे पेड़ पौधे प्राप्त कर लेते हैं। फिर भूमि से अनेक प्रकार के तत्व जो है पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, जो अजैव तत्व होते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण करके भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता ग्रहण कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, तथा जो उपभोक्ता जो है आपस में भी संबंधित होते हैं, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब अपघटक इन्हें अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार ये सभी घटक आपस में संबंधित होते हैं। इस प्रकार जो है हमारी जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है, और इसी के तर्ज पर बाकी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जा सकता है। धन्यवाद।